हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्य पुस्तक अध्याय 23 निबंध लेखन। किसी विषय पर सुसंबद्ध रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध का कोई भी विषय हो सकता है। वस्तु, स्थान, घटना, यात्रा, समस्या आदि किसी भी विषय को लेकर निबंध लिखा जा सकता है। तो निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक बात अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जानी चाहिए। निबंध रचना में थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों का प्रयोग अच्छा रहता है। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। निबंध वही अच्छा होता है जिसमें अपनी बात अपने ढंग से कही जाती है। नीचे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समझिए। पहला है सत्संगति। सत्संगति तो हम लिखते हैं सत्संगति से तात्पर्य है, यानी इसका मतलब है अच्छी संगति। उत्तम प्रकृति के मनुष्यों के साथ उठना बैठना ही सत्संगति है। मनुष्य का जीवन उसके आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। जैसी प्रकृति के मनुष्यों से उसका संपर्क होता है वैसे ही विचारों का प्रभाव उसकी प्रकृति पर शनै शनै यानी धीरे धीरे पड़ता है। तात्पर्य यह है कि संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। इसीलिए समाज में सत्संगति अपनाने पर ही सदा जोर दिया जाता रहा है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण का रूप पाकर आभूषण बन लोगों के शीश और कंठ पर स्थान पाता है, उसी प्रकार सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंचकर महानता के उच्च आसन पर आसीन हो जाता है। दुर्जन का संग करने पर व्यक्ति को पग पग पर हानि उठानी पड़ती है। इस तथ्य से सभी परिचित हैं। किसी व्यक्ति के बारे में इस बात से भली भांति जाना जा सकता है कि वह किस प्रकार के लोगों के साथ रहता है। रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मंथुरा की संगति के कारण केकई ने राम को वन में भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया। भीष्म, द्रोण, दानवीर कर्ण जैसे महान पुरुष दुर्योधन की कुसंगति के कारण पथ भ्रष्ट हो गए। गंगा जब समुद्र में मिलती है तो अपनी पवित्रता खो बैठती है। मनुष्य ही नहीं पशुओं व वनस्पतियों पर भी इसका दुष्प्रभाव यानी बुरा प्रभाव पड़ता है। मांसाहारी पशु को यदि शाकाहारी पशु के साथ रखा जाए तो उसकी आदतों में स्वयं परिवर्तन आ जाएगा। मनुष्य को यदि अधिक समय तक मानवों से दूर पशु संगति में रखा जाए तो वह शनै शनै मनुष्य स्वभाव छोड़कर पशु प्रवृत्ति अपना लेता है। सत्संगति के अनेक लाभ हैं। सत्संगति आत्म संस्कार का महत्वपूर्ण साधन है। सत्संगति मनुष्य को सन्मार्ग अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करती है। इसके प्रभाव से दुष्ट श्रेष्ठ बन जाते हैं, पापी पुण्यात्मा बन जाते हैं तथा दुराचारी सदाचारी बन जाते हैं। यह बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सच्चाई लाती है, सम्मान और उन्नति का विस्तार करती है तथा यश व कीर्ति का आधार बनती है। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य के दुर्गुण दूर होकर सद्गुणों का विकास होता है। कौन नहीं जानता कि सप्तऋषियों के प्रभाव से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया था। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, बिन सत्संग विवेकु ना होय। सत्संगति की महिमा का बखान करते हुए कबीर ने कहा है, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य का चरित्र का विकास होता है। इस प्रकार वह अपना और संसार का भी कल्याण कर सकता है। सत्संगति थोड़े ही समय में व्यक्ति की जीवन दिशा को अनोखा मोड़ प्रदान कर देती है। महाकवि तुलसीदास ने कहा भी है, शठ सुधरी ही सत्संगति पाए, अर्थात सज्जनों के साथ रहकर दुराचारी भी अपने दुष्कर्म को त्याग देता है। विद्यार्थी जीवन में सत्संग का अत्यंत महत्व है। जो विद्यार्थी अच्छे संस्कार वाले छात्रों की संगति में रहते हैं उनका चरित्र
श्रेष्ठ होता है, वह कार्य उत्तम होते हैं। वास्तव में सत्संगति वह पारस है जो जीवन रूपी लोहे को कंचन बना देता है। सत्संगति संस्कारों का पोषण वह परिष्कार करती है। इतिहास के पन्ने ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जब सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन ही बदल गया। अतः मानव की सर्वांगीण उन्नति के लिए सत्संगति बहुत आवश्यक है। अब दूसरा है समाचार पत्र की आत्मकथा। मैं समाचार पत्र हूँ। मेरा कार्य विश्व में होने वाले घटना चक्र को अपने पाठक को पढ़वाना होता है। छोटे बड़े धनी निर्धन सभी मुझसे परिचित हैं। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार मुझे पढ़ते हैं। कोई मुझ में नौकरी, कोई जमीन जायदाद, तो कोई बाल पन्ना खोजता है। मुझ में विविध प्रकार की पाठ्य सामग्री का भंडार रहता है। रेडियो और दूरदर्शन पर कौन से कार्यक्रम किस समय पर आने वाले हैं, किस सिनेमा में कौन सा चलचित्र दिखाया जा रहा है, आदि विविध बातें तुम मुझे पढ़कर जान लेते हो। मुझे पढ़ने का जिसे शौक है वह जब तक समाचार पत्र नहीं पढ़ लेता उसे संतोष प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले मेरा जन्म कहाँ हुआ, इस बारे में लोग तरह तरह की अटकलें लगाते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई मेरा जन्म चीन की भूमि पर मानता है तो कोई इटली। भारत में मेरा पदार्पण अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। भारत में सर्वप्रथम इंडिया गजट और फिर समाचार दर्पण नामक पत्र अंग्रेजों तथा पदाधिकारियों की ओर से क्रमशः प्रकाशित हुए। अब भारतीयों ने भी मुझे अपना लिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेरा प्रकाशन आरंभ किया और मुझे नाम दिया प्रभाकर। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय ने भी मेरा प्रकाशन कुमुदी नाम से आरंभ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुझे हिंदी साहित्य के लिए कलेवर में प्रस्तुत किया और विभिन्न नामों कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका से मेरा संपादन प्रारंभ किया। आज प्राय सभी विषयों जैसे धर्म, राजनीति, चिकित्सा आदि तथा सभी भाषाओं में मेरा प्रकाशन हो रहा है। मेरे प्रकाशन के लिए अपने क्षेत्र में दक्ष कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उनमें एक व्यवस्थापक होता है जो पूंजी लगाकर प्रकाशन हेतु मशीनों, व्यक्तियों आदि की व्यवस्था करता है। ऐसे व्यक्ति को व्यवस्थापक कहते हैं। इस व्यक्ति के अधीन एक संपादक मंडल कार्य करता है। यह संपादक मंडल समाचारों आदि को सुव्यवस्थित कर मुद्रण के लिए तैयार करता है। इसके अतिरिक्त संपादक मंडल के पास समाचार भेजने हेतु अपने कार्यकर्ता होते हैं। ये संवाददाता कहलाते हैं। संवाददाता अपने नगरों, देश के विभिन्न स्थानों तथा समाचार एजेंसियों से संवाद संग्रह कर संपादक मंडल तक पहुंचाते हैं। ये समाचार संपादकों द्वारा व्यवस्थित किए जाने के पश्चात छपने हेतु भेज दिए जाते हैं। छपने के बाद मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता हूँ। प्रकाशक मेरी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करवाकर अन्य नगरों, ग्रामों में पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। वहां से मैं पाठकों के हाथ में पहुंचा दिया जाता हूँ। वर्तमान युग में सरकार के कार्यकलापों पर मैं कड़ी दृष्टि रखता हूँ। मैं सरकारी नीतियों की आलोचना से परहेज नहीं करता। सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए भ्रष्टाचार भी मुझ में प्रकाशित होते हैं। सप्ताह में कई विशेष पन्नों पर मैं मनोरंजन की सामग्री भी ले रहता हूँ। मेरे पृष्ठों पर सारगर्भित लेख, कविताएं, कहानियाँ, हास्य कथाएं, चुटकुले आदि भी होते हैं। विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के लिए महापुरुषों के जीवन चरित्र तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी लेख आदि भी होते हैं। मैं प्रतिदिन खेल कूद तथा शेयर मार्केट के समाचार भी लिए रहता हूँ। मुझमें अनेक प्रकार के व्यावसायिक विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं। इन विज्ञापनों द्वारा विभिन्न वस्तुओं का प्रचार किया जाता है। मुझमें सरकारी, गैर सरकारी व निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए विज्ञापन भी होते हैं। मेरे द्वारा समाज व देश कई प्रकार से लाभान्वित हो रहा है, परंतु आजकल हमारे प्रकाशन का वातावरण भी दूषित है। स्वतंत्र तथा आदर्श व्यक्तियों द्वारा संचालित समाचार पत्र कम हैं, जिनके द्वारा निष्पक्ष तथा सच्चे विचार जनता तक पहुंचाए जाएं। पाठक वर्ग से बस यही निवेदन है कि हम तो प्रकाशकों के हाथों की कठपुतली हैं। मेरे परिवार का जो भी सदस्य समाचार पत्र पक्षपात रहित समाचार प्रकाशित करे, वे उसी को प्राथमिकता के रूप में पढ़ें। अब हमारे पास तीसरा है दहेज प्रथा एक अभिशाप।
विवाह के समय कन्या के माता पिता वर पक्ष को जो वस्त्र आभूषण सामान धन आदि देते हैं उसे दहेज कहा जाता है। कन्या पक्ष के लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी वस्तुएं जुटाते हैं, परंतु जब उनसे विशेष वस्तुओं व नकद धन की मांग वर पक्ष द्वारा की जाती है तब यह बहुत पीड़ादायक होती है। यह दहेज का घिनौना रूप है जिसे अभिशाप की संज्ञा दी जाती है। कम दहेज लाने पर पति गृह में कन्याओं को यातनाएं दी जाती हैं। यह दहेज का सर्वाधिक विकृत रूप है। प्रेम और सद्भाव से आरंभ हुआ रिवाज समाज का कलंक बनकर कन्याओं का जीवन लीलने लगा है। इस युग में कन्याओं पर जैसे संकट मंडराने लगा है। वर पक्ष के लोग लेन देन का सौदा करके ही आगे कदम बढ़ाते हैं। इसी बीच धन की अधिक लिप्सा या अन्य अनुचित मांग के कारण यह सौदा कभी कभी टूट भी जाता है। विवाह हो जाने पर भी दहेज से असंतुष्ट वर पक्ष कन्या का जीना दूभर कर देता है। दहेज की मांग से कन्या पक्ष पर संकट के बादल छाए रहते हैं। धनी वर्ग की कन्याएं तो सरलता से गृहस्थ में प्रवेश कर जाती हैं, परंतु निर्धन पिता को कन्या को सुखी करने के लिए कभी कभी अपना घर तक बेच देना पड़ता है अथवा उम्र भर दहेज के ऋण को चुकाना पड़ता है। ऐसी दशा में कभी कभी कन्याएं आत्महत्या तक करके माता पिता के बोझ को हल्का करने की कोशिश करती हैं। अनेक बेमेल विवाह भी दहेज प्रथा के ही परिणाम हैं। समाज को पशुत्व की ओर ले जाने में दहेज प्रथा एक बड़ा कारण है और यह सब उन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है जो समाज के सभ्य तथा जिम्मेदार लोग कहलाते हैं। दहेज रूपी दानों को नष्ट करना, उसके विकृत स्वरूप को सभी के सामने प्रकट करना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक और जहां समाज सुधारकों तथा धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया जाना चाहिए, वहां कन्या पक्ष को इस मैदान में कमर कसकर उतरना चाहिए। हर्ष की बात है कि अनेक महिला संगठन अब इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। फिर भी इस आंदोलन को गति देकर दहेज पीड़ित महिलाओं की भरपूर सहायता की जानी चाहिए और दहेज लोभियों को कठोर सामाजिक प्रताड़ना मिलनी चाहिए। सरकार की ओर से दहेज के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, परंतु कन्या और कन्या पक्ष के दबूपन के कारण उन पर सही ढंग से अमल नहीं हो पाता। दहेज जैसी कुप्रथा समाप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय अपेक्षित हैं। पहला है, दहेज निषेध कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। विवाह में नकद धन राशि की मांग तथा व्यय की सीमा का कड़ाई से विरोध करना चाहिए। कन्याएं संगठित होकर दहेज प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करें। जहां दहेज लेकर विवाह किया जा रहा हो वहां धरना दें। सरकार और सामाजिक संस्थाएं उन्हें इस कार्य में सहायता दें। कन्याएं प्रतिज्ञा कर लें कि भले ही अविवाहित रह जाएं, परंतु मांग रखने वाले वरों से कदापि विवाह नहीं करेंगी और उचित व्यवसाय अपनाकर अपने जीवन का निर्वाह करेंगी। प्रत्येक विवाह रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत होना चाहिए। अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए सभी लोगों को जाति पाति के बंधन से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। एक ही जाति बिरादरी में वरों की मांग संभवतः बढ़ती है। जब जाति पाति से बाहर विवाह करने का साहस जड़ जमाएगा तो दहेज प्रथा की भयंकरता स्वयं समाप्त हो जाएगी। दहेज रूपी कोड से मुक्ति पाने के लिए उपयुक्त सुझाव पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज सेवकों तथा महिला संगठनों को भी इसे समूल उखाड़ने व दहेज पीड़ित की सहायता करने का संकल्प लेना होगा। सभी को प्रतिज्ञा करनी होगी, हम ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। ऐसा ही हमारे पास है आत्मनिर्भरता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अभ्यास कर सकते हैं। और एक है हमारे पास फैशन और विद्यार्थी और फैशन, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब आपकी बारी। कुछ विषय दिए हैं। पहली, पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा। दूसरा है परीक्षा का दिन। तीसरा है प्रथम साक्षात्कार। चौथा है क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल और पांचवा है आतंकवाद। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आप इन सभी का अभ्यास कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।